बिल्स, बिल्स में मैंने आपको बता दिया था, बिल्स के कितने रीडिंग होती हैं यस तरुषि जी? 3 रीडिंग्स होती हैं बिल्स की, वेरी गुड। ओके, और स्टैंडिंग कमेटी में किस रीडिंग में दिया जाता है? फर्स्ट, और सिलेक्ट कमेटी में सेकंड रीडिंग, वेरी गुड। यही सब चीजें वो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो आज हमने बिल्स का खत्म कर दिया है। ओके, बिल्स में हम एक टॉपिक पे थे कि व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। ओके, तो उसमें हमने एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, एसेंट ऑफ वीटो पावर तो आपके प्रेसिडेंट में कर रखा है हमने, नहीं हम दोबारा क्यों रिपीट करेंगे? एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कर रखा है, जस्ट रेफर टू इट। ओके, समझ में आया? रेफर टू इट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को मैंने अभी वीटो पावर करा तो रखी है आपको, प्रेसिडेंट की वीटो पावर। ओके, बताएंगे कितने तरह की वीटो होती है? और पॉकेट वीटो, वो कौन सी है? किस तरुषि? तन में? अरे हर बार में गूगल नहीं देखते बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर क्लास में वो और कुछ क्यों देख रहे थे? ओके, इट इज सस्पेंसिव वीटो, आपके ये दैट इज क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, तो एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने देख लिया। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बाद व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ डेडलॉक। ओके, मतलब जब कोई बिल पे एनी बिल ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, इन दोनों बिल पे ही डेडलॉक हो सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में बिल पे एग्रीमेंट ही ना हो पाए। तो मतलब उसका रेजोल्यूशन होता है क्लास जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। ओके, थोड़ा बहुत हम देख इसमें चुके हैं, पर यहां पे थोड़ा डिटेल से देखेंगे जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 108 में कही गई जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, जॉइंट सिटिंग हमारे पार्लियामेंट में तब बैठेगी जब लोकसभा और राज्यसभा, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो जाए, गतिरोध हो जाए। अब ये डेडलॉक कब कब होगा? अगर लोकसभा ने कोई बिल पास किया है, राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट कर दे, गतिरोध हो जाएगा। लोकसभा ने बिल पास किया है, राज्यसभा उस बिल पे अमेंडमेंट सजेस्ट करे जो कि लोकसभा को मंजूर नहीं है, डेडलॉक हो जाएगा। लोकसभा ने पास किया है और राज्यसभा 6 महीने तक कुछ ना कहे उस बिल पर, कुछ ना करे बिल पर, डेडलॉक। ये 3 कंडीशन डेडलॉक के लिए होती है। और वाइस वर्सा भी होता है, राज्यसभा से लोकसभा, ये सेम चीज वाइस वर्सा भी होती है। ओके, मनी बिल पर डेडलॉक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के पास पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस से सेपरेटली पास होंगे, इस कारण से उस पर डेडलॉक होने का चांस हो ही नहीं। तो 2 बिल पे डेडलॉक नहीं हो सकता, बाकी ऑर्डिनरी बिल पे डेडलॉक हो सकता है और फाइनेंशियल बिल पे भी डेडलॉक हो सकता है। टेक्निकली होता नहीं क्योंकि बजट के साथ आता है इसलिए पास करा दिया जाता है, पर हो सकता है फाइनेंशियल बिल पर डेडलॉक। अगर कभी आपसे पूछा जाए क्या फाइनेंशियल बिल पर डेडलॉक हो सकता है, तो आप कहेंगे टेक्निकली यस, बट क्योंकि फाइनेंशियल बिल हमेशा बजट के साथ, मनी बिल के साथ लाया जाता है और इन जनरल पास करा दिया जाता है। ओके, बट टेक्निकली यस, वो उस पर डेडलॉक हो सकता है। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है। जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट में आपके दोनों हाउस एक साथ बैठते हैं और एक साथ उस बिल पे वोटिंग करते हैं। अब तक ये जॉइंट सिटिंग 3 बार बैठ चुकी है, 1961, 1978 और 2002। ओके, 3 बार, मतलब 79 है, सॉरी 79 और 2002, 3 बार बैठ चुकी है। ओके, और इन जनरल जॉइंट सिटिंग में हमेशा लोकसभा का ही वेटेज ज्यादा रहता है क्योंकि लोकसभा की सीट्स राज्यसभा से ट्वाइस है, लोकसभा की सीट राज्यसभा से ट्वाइस है, तो लोकसभा का ही वेटेज ज्यादा रहता है, जैसा लोकसभा चाहेगी वैसा ही होगा। ओके, इस जॉइंट सिटिंग को स्पीकर प्रिसाइड करेगा, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेगा, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा।
अगर वो भी नहीं है तो कोई और अदर पर्सन प्रिसाइड करेगा, बट किसी भी कीमत पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं कर सकता। जॉइंट सिटिंग कभी भी किसी भी कीमत पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता क्लास? क्योंकि वो हाउस का मेंबर है ही नहीं, तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकता। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट नहीं प्रिसाइड कर सकता। ओके, और जॉइंट सिटिंग जो है वो लोकसभा के नियम कानून के हिसाब से चलेगी, लोकसभा के नियम कानून के हिसाब से चलेगी। क्लियर है गाइस? ओके, हेडिंग डाली क्लास, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। लिखिए, when a bill when a bill is passed by one house, when a bill is passed by one house, but that same very bill is rejected by another house, it leads to deadlock. Or when a bill is passed by one house but the other house suggests some amendments, when a bill is passed by one house but the other house suggests some amendments, when a bill is passed by one house but the other house suggests some amendments, which is not agreed by the previous house, it again leads to deadlock. Which is not agreed by the previous house, it again leads to deadlock. Third condition is when a bill is passed by one house, transferred to other house, when a bill is passed by one house, transferred to other house, the other house keep that bill as it is, without taking any decision and in this way 6 months is lapsed, it again leads to deadlock. Full stop. The Constitution of India envisages a mechanism. For resolving disagreement between the two houses. With the only exception is of money bill and constitutional amendment bill between the two houses. Am I too fast? हूं ज्यादा? Okay, थोड़ा देर स्लो हो जाऊंगा. Okay, between the two houses, with the exception of money bill and constitutional amendment bill. Money bill and constitutional amendment bill. एक्सेप्शन समझ में आ गया ना? मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों है? मनी बिल में
राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, तो उसे 14 दिन का वक्त दिया जाता है, डिसाइड कर लो, हाँ कहोगे तो बिल पास है, ना कहोगे तो भी बिल पास है, कुछ नहीं कहोगे 14 दिन तक, उसके बाद बिल पास है। अमेंडमेंट सजेस्ट करोगे तो राज्यसभा के, लोकसभा के ऊपर कि माने या ना माने, तो राज्यसभा के पास मनी बिल पे कोई ताकत नहीं है, तो उस पर ज्वाइंट सिटिंग हो नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में संविधान ने साफ दे रखा है दोनों हाउसेस से अलग अलग पास होना चाहिए। आपने कुछ दिन क्वेश्चन भी पूछा था ऐसा कभी हुआ है, तो आपको मैंने बताया था पंचायती राज बिल में ऐसा हुआ था, लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा से पास ही नहीं हुआ था राजीव गांधी के समय में। ओके, तो जब दोनों हाउस से अलग अलग पास होना चाहिए, वो पहली कंडीशन है, तो उसमें ज्वाइंट सेटिंग हो नहीं सकती। तो इन दो बिल में ज्वाइंट सेटिंग कभी नहीं हो सकती। तो ज्वाइंट सेटिंग किस पे हो सकती है? ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल में इन जनरल ज्वाइंट सेटिंग इसलिए नहीं होती है, मतलब वैसे होने को हो सकती है, बट ज्यादातर इसलिए नहीं होती है क्योंकि फाइनेंशियल बिल मनी बिल के साथ लाया जाता है, और मनी बिल राष्ट्रपति कन्वेंशनली हामी कह देते हैं। समझ में आया क्लास? ओके, लिख लीजिए। when any other bill like ordinary bill or financial bill is deadlocked, when any other bill like ordinary bill or financial bill is deadlocked, the president notified to the house if the house is in session, or through public notification, if the house is not in session, or through public notification, if the house is not in session, his intention to summon a joint sitting, for the purpose of removing the deadlock, this joint sitting is presided by the speaker. This joint sitting is presided by the speaker and if he is absent, then deputy speaker will preside, and if he is also absent, then deputy chairman of Rajya Sabha will preside, and if he is also absent, then such other person as may be determined by members, as may be determined by members present and sitting presides over the joint sitting of the house, presides over the joint sitting of the house, full stop. It is to be noted that
it is to be noted that in no case, it is to be noted that in no case chairman of Rajya Sabha, in no case chairman of Rajya Sabha presides the joint sitting. In no case chairman of Rajya Sabha presides the joint sitting. Besides the joint sitting, because he is not a member of the house. Because he is not the member of the house. He is not the member of the house. Full stop. देखिए नेक्स्ट लाइन, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता चुका हूं, जॉइंट सिटिंग के लिए किस हाउस का प्रोसीजर अपनाया जाएगा? लोकसभा का प्रोसीजर अपनाया जाएगा। अब ऑप्शन में देगा जॉइंट सिटिंग के लिए किसका प्रोसीजर अपनाया जाएगा? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी इट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, और सी डी इट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्पीकर। ओके, तो ऑप्शन में लोकसभा का जॉइंट सिटिंग लिख लीजिए क्लास। द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा applies at a joint sitting. The procedure of Lok Sabha applies at joint sitting. And the quorum to constitute a joint sitting, and the quorum to constitute the joint sitting is 1/10 of total member of the two houses. Is 1/10 of total member of the two houses. Member of the two houses. देखिए नेक्स्ट लाइन, if at a joint sitting, if at joint sitting the bill referred to it with such amendments, bill referred to it with such amendments which are agreed to in the joint sitting, which are agreed to in the joint sitting, which are agreed to in the joint sitting, agreed to in the joint sitting, they are deemed to be passed, they are deemed to be passed by both the houses, they are deemed to be passed by both the houses. ये चीज ध्यान रखिएगा, they are deemed to be passed by both the houses। मतलब समझिएगा कि कोई भी बिल को सपोज लोकसभा ने एक बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने सेम बिल को आपके रिजेक्ट कर दिया, या इसको चेंज करते हैं, राज्यसभा ने सेम बिल को अमेंडमेंट किया, राज्यसभा ने सेम बिल को अमेंडमेंट सजेस्ट किया सेम बिल पे, बट लोकसभा उस बिल पे एग्री नहीं है, उस अमेंडमेंट पे एग्री नहीं, तो राज्यसभा और लोकसभा में डेडलॉक हो गया, तो इसका रेजोल्यूशन क्या निकलेगा? अगेन जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग। बट अगर जॉइंट सिटिंग में वो बिल पास हो जाता है तो जो जिस अमेंडमेंट पे डेडलॉक हैं वो आपके पास माने जाएंगे। मतलब जिस अमेंडमेंट पे, मतलब अगर अमेंडमेंट्स के ऊपर डेडलॉक है, अमेंडमेंट पे डेडलॉक है और जॉइंट सिटिंग इस चीज पे बुलाई जा रही है कि उन बिल
के अमेंडमेंट को पास माना जाए या ना माना जाए। और अगर उस बिल पे अमेंडमेंट्स के लिए पक्ष में मतदान हो जाता है, अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करने मतदान हो जाता है, तो यह समझा जाएगा दोनों हाउसेस ने अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज ध्यान रखिएगा। पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है क्लास, जॉइंट सिटिंग में कभी भी फ्रेश अमेंडमेंट्स नहीं लाए जाते। मतलब जॉइंट सिटिंग में वही चीज मुद्दे पे होगी जो पहले आ चुके हैं, नए मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। आपने कोई नया चीज आप नहीं रेज कर सकते जॉइंट सिटिंग में। जो पहले चीज, जिस चीज पे डेडलॉक है वही चीज उठेगी। ओके, चाहे तो लिख लीजिए। इट इज टू बी नोटेड दैट एट जॉइंट सिटिंग, it is to be noted that at joint sitting, no amendments can be proposed to the bill. No amendments can be proposed to the bill. No amendments can be proposed to the bill other than such amendments, other than such amendments other than such amendments as relate to matters with respect to each house, with respect to each house, have not agreed in their individual capacity, with respect to each house, have not agreed in their individual capacity, have not agreed in their individual capacity, individual capacity. The decision of presiding officer, the decision of presiding officer with respect to admissibility, with respect to admissibility of amendment is final. Admissibility of amendment is final. At a joint sitting, speaker or presiding officer shall not vote in first instance. Speaker or presiding officer shall not vote in first instance, but shall have and exercise a casting vote, but shall have and exercise a casting vote in case of equality of votes. In case of equality of votes. देखिए, so far joint sitting have been held 3 times. So far joint sitting have been held 3 times. 3 बार संयुक्त सदन की बैठक हो चुकी है. Have been held 3 times. Number 1, the first joint sitting was held in 1961. The first joint sitting was held in 1961 to consider amendments to dowry prohibition bill. Dowry prohibition bill 1959. Number 2,
The second joint sitting was held in 1978. The second joint sitting 78 is 1978. The second joint sitting was held in 1978 when Rajya Sabha rejected banking service banking service commission repeal ordinance. Banking service commission repeal ordinance 1977. Number third, the third joint sitting was held the third joint sitting was held to make prevention of terrorism ordinance prevention of terrorism ordinance into an act in 2002 when such bill was rejected by Rajya Sabha, the then president who was the president at that time? Anybody? मनमोहन सर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं. APJ Abdul Kalam, Shri APJ Abdul Kalam, 2002. Then President Shri APJ Abdul Kalam, the then President Shri APJ Abdul Kalam called a joint sitting and in this joint sitting the bill was passed. Next paragraph. The joint sitting sanctioned under Article 108 of the Constitution. The joint sitting sanctioned under Article 108 of the Constitution was intended by the Constitution makers. Sanctioned under Article 108 of the Constitution was intended by the Constitution makers as a way to resolve disagreement between the two houses in matters of legislation. Disagreement between the two houses in matters of legislation. Full stop. It gives another chance. For the two houses to reconcile their difference
it give another chance for the two houses to reconcile their difference and reconcile their difference in the national interest, to reconcile their difference in the national interest. तो ये आपके संयुक्त बैठक भी हो गई पार्लियामेंट की। तो संयुक्त बैठक किसमें दे रखी है? आर्टिकल 108 में। ओके, संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई जा चुकी है? 3 बार बुलाई जा चुकी, 61, 78, 2002। ठीक है, संयुक्त बैठक प्रेसाइड कौन करेगा? आपके स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं तो डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन नहीं तो सम अदर पर्सन बट नॉट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, ये सारे चीज है। किसको अथॉरिटी दी गई है ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने की? प्रेसिडेंट को बुलाने की दी गई। और अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, शायद मैंने आपको नहीं लिखाया है पर ये चीज समझ लीजिएगा, ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट ने बुलाया और इसी बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो वो ज्वाइंट सिटिंग होगी। कब होगी? जब नई लोकसभा बैठेगी। मतलब ज्वाइंट सिटिंग इज लाइक अ, मतलब भगवान की वाणी कि जो एक बार हो जाए, बोल दिया जाए, वो फिर होके रहेगी। मतलब ये नहीं कि ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट ने बुलाया और कहा कि 1 महीने बाद ज्वाइंट सिटिंग होगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 महीने बाद ज्वाइंट सिटिंग होगी और उसी बीच में 1 महीने के अंदर सपोज गवर्नमेंट ही गिर जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो एक दिमाग में क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सिटिंग होगी नहीं होगी? होगी। कब होगी? फ्रेश डेट निकलेगी जब नई लोकसभा चुन के आएगी, फिर फ्रेश डेट निकलेगी। तो ज्वाइंट सिटिंग होगी। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि ज्वाइंट सिटिंग अगर एक बार प्रेसिडेंट ने बुला ली है तो फिर वो होके रहेगी। उस चीज में ये नहीं होता नहीं सर अब हम एग्री हो गए। जब एक बार हो नोटिफिकेशन जा चुका है तो फिर होगी। समझ में आया क्लास? ओके, नेक्स्ट हेडिंग। अब आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। ओके, इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे बजट। बट पहले टॉपिक को हम ये पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के फाइनेंसेस पे कैसे कंट्रोल है। सरकार चलाने का मतलब ये नहीं कि आप सरकार में आ गए हैं, अब आपके पास हाँ पैसा ही पैसा है। सर, जो पैसा है वो हमारा और आपका पैसा है, टैक्स का पैसा है, और उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? पार्लियामेंट का कंट्रोल। जब तक पार्लियामेंट सरकार को अथॉराइज नहीं करेगी, भारत का जो पैसा होता है क्लास, भारत का जो पैसा होता है वो क्लास कंसोलिडेटेड हाँ फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संचित निधि में रखा जाता है। हम और आप जो इनकम टैक्स या जो सर्विस टैक्स जीएसटी देते हैं वो यहां जाता है। आपने पिज्जा खाया या बर्गर खाया, ओके, तो पैसे का कुछ पार्ट कंसोलिडेटेड फंड, आपने अपना इनकम टैक्स दिया तो पैसे का पार्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गया। और इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की है, गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट की नहीं है। इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा पैसा विड्रॉ किसके थ्रू होता है? नहीं सर एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू होता है। एप्रोप्रिएशन बिल, सरकार एप्रोप्रिएशन बिल लाके रखती है, हमें पार्लियामेंट से आज्ञा मांगती है, हमें ऑथराइज करिए कि हम पैसा निकाल सके। जब तक गाइस क्लास, जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा, सरकार 1 रुपया भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकती, 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती बगैर एप्रोप्रिएशन बिल। इसीलिए तो क्लास बजट हमारे इतना लंबी प्रक्रिया, भी पूरा समझा देंगे बजट का।
आज तो बजट थोड़ा शुरू हो पाना मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंस पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस बहुत ज्यादा है। नहीं, पॉलिटिशियन नहीं खर्च करते, सरकार खर्च करती है। यू कांट से पॉलिटिशियन खर्च करते, गवर्नमेंट खर्च करती है। नहीं इलेक्शन, नहीं सर सर सर, बहुत बहुत मिसकंसेप्शन है, उस चीज को पहले क्लियर करना पड़ेगा, उस चीज को डिलीट बटन दबाना पड़ेगा। ओके, इलेक्शन कैंपेन में तो पार्टी अपने अपने पैसे खर्च करती है। अभी जैसे इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो कांग्रेस, बीजेपी, आप, ओके, समाजवादी पार्टी, ये सब अपने अपने पैसे खर्च कर रही है। ओके, वो बात अलग है कि जिन कॉरपोरेट्स को या जिन बिजनेसमैन को लगता है कि इसकी सरकार आने वाली है, वो उनको थोड़ा ज्यादा मदद देने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब सरकार आएगी तो हमें मदद मिलेगी। पर जहां पार्टियां अपने अपने पैसे खर्च करती हैं, ये अप्रोप्रिएशन बिल मतलब सर जी ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें, ओके, मिनिस्ट्रीज के खर्चे, बांध बनाने के लिए पैसे, प्रोजेक्ट्स आने के लिए पैसे, ये सारा चीज इसमें होता है। ओके, अभी यहां से यहां पे थोड़ा सा इकोनॉमी में बताएंगे। ओके, जब बजट आता है, बजट में दो तरह के एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू होते हैं। जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सपोज वन इज आपके कैपिटल रेवेन्यू, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में पढ़ाएंगे। तो प्रिया जी बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको पढ़ा चुका हूं। आप बता दो आपको आता क्या है, मेरे को ये समझा दो बेटा। आप जब भी कहते हो तो मेरे को सर ये नहीं आता, वो नहीं आता। अच्छा, रिवाइज नहीं किया, ओके मैम, रिवाइज करिए, नहीं तो कैसे चलेगा। हाँ, ओके, आप मेरे को कुछ दिन बताना, सर मेरे को ये टॉपिक आता है, मैं आपका एकदम इंडिविजुअली टेस्ट लेता हूँ उस टॉपिक से। ओके, जस्ट टेल मी द टॉपिक, आप बताओगे, आपके पसंद का टॉपिक होगा, बस क्वेश्चन मेरे रहेंगे। ओके, ऐसी तरीके से, इसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट होती है। इकोनॉमी पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है। रेवेन्यू रिसीट, जब तक बजट नहीं पास होगा कुछ नहीं हो सकता। ओके, हमारे और आपके घर में, हमारे और आपके घर में रोजमर्रा की खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रोजमर्रा के खर्चे। और बंधी हुई तनख्वाह क्या हो गई, रेवेन्यू रिसीट हो गई। समझिएगा, हमारे और आपके घर के रोजमर्रा के खर्चे मतलब आटा लाना है, आलू लाना है, प्याज आने हैं, मतलब ग्रोसरी आनी है, जो हर महीने की खर्चा होता ही है, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, बिजली का बिल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, जो आपके 1 तारीख को आपके अकाउंट में तनख्वाह क्रेडिट होती है, वो क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट हो गई। पर आप घर खरीद रहे हैं, आप सपोज फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, तो वो हो गई टोयोटा, सर टोयोटा, सॉरी सर मेरे इतना आप तो बाल की खाल पकड़ लेते हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर, ओके, टोयोटा फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, तो वो हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और आपके रेवेन्यू और कैपिटल, मतलब डेली खर्चे रेवेन्यू हो गए, और बड़े खर्चे कैपिटल, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। आपने होम लोन लिया, तो होम लोन लिया, वो आपका कैपिटल, कैपिटल तो बिल्कुल, और क्या 100 रुपए में थोड़ा ना मिलेगा। ओके, बड़ा खर्चा कैपिटल, ये सारी चीज, ये बजट है ना, यहां पे बजट आपको क्वालिटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। इकोनॉमी में यही कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी सर कैपिटल किस में ले लिया, कैपिटल रिसीट होगी, पर उसका जो वापस जो ईएमआई जाएगी, वो तो रेवेन्यू में हो जाएगी ना, क्योंकि हर महीने जा रही है ना।
वो तो हर महीने जा रही है वो, दैट्स व्हाई। ओके ओके, तो क्लास दैट्स व्हाई मैंने कहा जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए, मतलब सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नया बांध बनाना उत्तराखंड में, पर गवर्नमेंट वो नया बांध बनाना है उत्तराखंड में, तो बांध 100 करोड़ 200 करोड़ से तो बनता नहीं है, बांध में कम से कम 2500 3000 करोड़ लग जाते हैं, तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस आप समझ गए, बस यही चीज समझ, जो डेली खर्चे होते हैं वो आ जाते हैं रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चे हुए या इनकम हुआ वो रेवेन्यू रिसीट्स हो गए। और जो बड़े खर्चे होते एकदम से, सपोज आप केबीसी में गए और आप केबीसी में 7 करोड़ जीत गए, ओके, सपोज, सोचने में क्या जाता है, या आधे ज्यादा लोग इसलिए बैठे हुए हैं ये सोचते हैं कि वो एक दिन आईएएस या आईपीएस बनेंगे, सोचने में क्या जाता है, ओके, मतलब मैं चीज सोच में क्या था, 7 करोड़ अगर आपके लग गए, आपके केबीसी में मिल गए, वो क्या सर, क्या हुआ आपका कैपिटल रिसीट, लॉटरी लग जाना कैपिटल रिसीट, एकदम से बड़ा पैसा आना आपके कैपिटल गेन है। धीरे धीरे जो आपका, जैसे आपकी बंधी बंधाई तनख्वाह आना, जैसे आपने किसी को रेंट पे दिया, वो हर 7 तारीख को आपको रेंट का पैसा देता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। बजट, बजट 2 तरह का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। बजट में 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट मतलब जितना डेली आमदनी मिल रही है, जैसे सरकार की कंपनियां, ओएनजीसी, एचएएल, सेल, सरकार की कंपनियां, तो सरकार की कंपनियों का जो प्रॉफिट होता होगा वो रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। बट अगर सरकार अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचे और उसको एक मोटा सा पैसा मालूम मिले, तो दैट इज कैपिटल रिसीट्स। यस, हाँ, कैपिटल रिसीट में लायबिलिटी क्रिएट होती है। पब्लिक अंडरटेकिंग से तो हम तो कैपिटल रिसीट कहीं नहीं रहे, कैपिटल वो तो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। हम एक चीज कर रहे हैं, सपोज, जरूरी नहीं है कि पब्लिक हमारी लायबिलिटीज कैपिटल रिसीट, आप कैपिटल रिसीट से एसेट्स क्रिएट करते हैं। हाँ, कई बार लायबिलिटीज आप लोन लेकर के ले रहे हैं तो लायबिलिटीज होंगी। आप एक ही पॉइंट सोच रहे हो आज था कि हम लोन लेकर के ले रहे हैं तो लायबिलिटीज होंगी ना। बट अगर आप सपोज वैसे ही एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास सरप्लस रेवेन्यू है तो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो लायबिलिटीज किस तरीके से होंगी, मतलब आप गेटिंग माय पॉइंट, मतलब सपोज आपने, सरकार ने अपनी कोई पीएसयू को डिसइन्वेस्ट किया, सरकार को पैसा आया और उससे वो सरकार एसेट्स क्रिएट कर रही है। लायबिलिटीज तो तभी होंगी जब आप लोन लेंगे। कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमेशा मतलब होती हैं लायबिलिटीज क्रिएट, मैं एग्री करता हूं, बट वो तभी लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं जब आप लोन लेते हैं। आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे सपोज किसी डैम के लिए, लायबिलिटीज क्रिएट होंगी। ओके, तो क्लास हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस। तो हमारे क्या आपके जो अप्रोप्रिएशन बिल है उसके बगैर गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती है। ओके, और इसी अप्रोप्रिएशन बिल में ही कई पार्ट होता है एक तरीके से, जो मनी बिल जब पास होता है उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। अप्रोप्रिएशन बिल में ही ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया जाए कि वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ कर सके। ओके, तो पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस क्या हैं? पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस सबसे पहले है आर्टिकल 265, आर्टिकल 265, एनीबॉडी इन द क्लास? आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 साफ कहता है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 265 कहता है कि जब तक आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, एमपी एमएलए नहीं हैं, आप हम पे टैक्सेशन नहीं लगा सकते। समझ पा रहे हैं? इसीलिए राज्यसभा को मनी बिल में पावर नहीं दी गई है। पावर किसको दी गई है? लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करती है। नो टैक्सेशन, मतलब सिर्फ चुनी हुई अथॉरिटी ही हम पे और आप पे टैक्स लगा सकती है। कोई अन्य खड़ा हो जाए, नहीं जी लाइए, जैसे कई बार होता है ना, लाइए यहाँ का पार्किंग का पैसा दीजिए,
पर वो फिर पार्किंग आप देख सकते हैं कि लीगली है या नहीं लीगली, उसे ऑथोराइज किया गया नहीं ऑथोराइज किया गया। हमारे यहाँ पैसा लेने का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, टैक्स लेने का काम। ओके, जैसे आपके मेंस में क्वेश्चन बना था एक, वैसे तो ये पब्लिक एडमिशन मेंस में अगर, पर कभी भी जीएस में भी आ सकता है। फाइनेंस इज गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। ओके, कि वित्त ही सरकार है, बगैर फाइनेंस के गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती है। ओके, तो आज पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि पार्लियामेंट के क्या कंट्रोल हैं फाइनेंसेस के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, हम सब बजट पढ़ते हैं, हम सब अप्रूव, ये सब मैं भी पढ़ा दूंगा आपको, एक एक लाइन से पढ़ा दूंगा बजट का, बजट की हिस्ट्री से शुरू करूंगा। ओके, पर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि enumerate the tools which gives the parliament the power to control over the finances, तब वो मामला थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ओके, हेडिंग डालिए क्लास, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंस, कोई बात नहीं, मैं 20 मिनट लेट आया था तो 20 मिनट थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे। ओके, तबीयत ठीक है? ओके, होम सिक तो नहीं हो रहे हैं? घर की याद तो नहीं आ रही? ओके, ठीक है क्लास, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। ओके, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, मुझे मालूम है काफी दिनों बाद आप आए हैं। ओके, होता है गाइस। ओके, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द थिंग। ओके, ये आप अभी अभी आपके कुछ तो दिन ही नहीं बचे हैं, साल तो नवंबर तो गया, आज 20 नवंबर हो गए, यू हैव ओनली 10 days फॉर द नवंबर। ओके, मैं आपसे 27 को मिलूंगा, तो नवंबर के सिर्फ 3 दिन बचेंगे। तो अब मैं आपको कहता हूँ ना, पहले होता था जब कभी आप लगते थे कि हाँ भाई ये दिन नहीं काटे कट रहे हैं, रातें नहीं काटे कट रही, यहाँ आपको मालूम भी नहीं चलेगा दिन कहाँ चले गए। आप लोगों में से कुछ लोग ने मेरे को अगस्त में ज्वाइन किया था, कुछ लोग ने सितंबर में ज्वाइन किया था, जुलाई में ज्वाइन किया था। सर जी, साल खत्म होने का आ गया, 10 दिन बाद 1 दिसंबर, लास्ट ईयर ऑफ 2023, लास्ट मंथ ऑफ 2023। ओके, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा 2024 कब आधा निकल जाएगा। इसलिए मेक एवरी डे काउंट। ओके, ठीक है, देखिएगा पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। देखिए, the instruments of control, the instrument of control that the Indian Parliament, has over, that Indian Parliament has over public finance are following. The instrument of control that Indian Parliament has over public finance are following. Point number 1, Article 265 says that, Article 265 says that no tax can be levied and collected except by authority of law. No tax can be levied or collected except by authority of law. मैंने आपको आसान भाषा में बताया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इस पे किस देश की क्रांति हुई थी? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ किस किसने पहले जो सर थे, उनका नाम तुषार सर, जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास ली थी, एक, और मुझे मालूम है सर ने वो टॉपिक पढ़ाया था, क्योंकि वो इमेज मेरे मतलब मेरे ही डेस्क के थ्रू पास होके गई थी, मैंने अप्रूव किया था कि इस इमेज को अपलोड कर देना। नए स्टूडेंट्स को तो सॉरी फील करने की जरूरत ही नहीं, तब तो आप आए भी नहीं थे, और नए स्टूडेंट तुषार सर को जानते भी नहीं है। ओके, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किस देश की क्रांति हुई थी? सर जी, यूएसए।
यूएसए। अब यूएसए की क्रांति टैक्सेशन पर कैसे हुई थी? सर ने पढ़ाया था यूएसए, यूएसए इंडिपेंडेंस मूवमेंट कैसे हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा पूरा करने के लिए, हाँ, घाटा पूरा करने के लिए अमेरिका के ऊपर नए टैक्स लगा दिए थे, और इस कारण से अमेरिकन उग्र हो गए थे कि तुम्हारी कंपनी को घाटा हो रहा है, उसके लिए हम क्यों नए टैक्स भरे। और वहां से उन्होंने नारा दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे ही चुने लोग हम पे टैक्स लगा सकते हैं, ब्रिटेन में बैठे लोग हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। आपने सुना होगा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस चीज से शुरू हुई थी? बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी। गनीमत करिए कि आईएएस के प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है। आईएएस के प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री, पर असिस्टेंट कमांडेंट में वर्ल्ड हिस्ट्री का एरिया आ जाता है। आप लोग में से जो लोग असिस्टेंट कमांडेंट बनने की सोच रहे हैं, ACCAPF, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ एरिया आ जाता है। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी यही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटे को पूरा करने के लिए अमेरिका के ऊपर नए टैक्स लगाए गए थे, और उससे अमेरिकन उग्र हो गए थे कि वहीं से बात शुरू हो गई। अमेरिका, वो आग जो छिड़ी उससे हुई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। बट अमेरिका ने इंग्लैंड को आजाद किया तो भारत उसके हाथ में लग गया। ओके, लिखिएगा पॉइंट नंबर 2। आर्टिकल 266 सेज दैट, आर्टिकल 266 सेज दैट money can be drawn from article 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है? 266, वेरी गुड। आर्टिकल 266 says that money can be drawn from consolidated fund of India, consolidated fund of India only by an appropriation bill passed by parliament, consolidated fund of India only by an appropriation bill passed by parliament, only by appropriation bill passed by parliament। मैंने आपको एप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाता है तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, एप्रोप्रिएशन एक्ट हो जाता है। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल नहीं होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं हो सकता। तो जब मनी बिल रख दिया जाएगा, फाइनेंस बिल रख दिया जाएगा, सब चीज रख दिया जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या लेकर के आती है? एप्रोप्रिएशन बिल। मतलब पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है कि जो हमने मनी बिल और फाइनेंस बिल दिया है ना, इसमें जितने पैसे का खर्चा है ये हमें ऑथराइज कर दीजिए ताकि हम पैसा निकाल सकें। तो उसको क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल। जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है क्लास, तो उस बिल को क्या कहेंगे? एप्रोप्रिएशन एक्ट कहेंगे। तो बगैर एप्रोप्रिएशन बिल के सरकार 1 रुपया भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकती है। तो पूरा तरीका, इसलिए क्लास सरकार बजट हमारे यहाँ बहुत बहुत ही इंट्रीग्रेट प्रोसेस है। इंट्रीग्रेट प्रोसेस मतलब बहुत आसान प्रोसेस नहीं है हमारे यहाँ बजट। पार्लियामेंट का बहुत कंट्रोल है, पार्लियामेंट के बजट जवाबदेही तय करता है पार्लियामेंट कि क्यों पैसा चाहिए। डिबेट, पहले साबित करिए कि आपको जरूरत है। पहले जो पैसा खर्च किया था, जैसे हर डिपार्टमेंट हर साल पैसा लेता है, एक मिनिस्ट्री ने एक साल 700 करोड़ रुपए खर्च किए, 700 करोड़ रुपए अलॉट किए, एलोकेट किया उसको, पर 700 करोड़ में से उसने सिर्फ 300 करोड़ खर्च किया। तो 400 करोड़ वापस चलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। 31 मार्च को पैसा वापस चला जाता है, सारा पैसा वापस चला जाता है, जो खर्च नहीं है वो वापस चला जाता है। फिर वही मिनिस्ट्री अगले बजट के लिए कह रही है कि हमें 1000 करोड़ कर दीजिए। तो पार्लियामेंट उसे क्वेश्चन करेगी, जब आपको 700 करोड़ दिया था तो आप सिर्फ 300 करोड़ खर्च कर पाए थे, तो आप इस बार 1000 करोड़ कैसे मांग रहे हो? और ये सरकार को जस्टिफाई करना पड़ता पार्लियामेंट के आगे, हम क्यों मांग रहे हैं 1000 करोड़। अब समझ लो ना, मतलब इस तरीके से वहां पे जवाबदेही। ऐसा नहीं होता कि आपने कितना भी मांगा और कितना भी मिल गया। सरकार को एक एक चीज का जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में कि इतना पैसा क्यों चाहिए है। पॉकेट मनी नहीं है सर, ये हमारा और आपका पैसा है, उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल है। और पार्लियामेंट के कंट्रोल के लिए अगेन एक क्वेश्चन, पार्लियामेंट के कंट्रोल के लिए ही कैग है। और यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन बनाया? कैग इज
पार्लियामेंट। ये यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है। कैग इज पार्लियामेंट। 1 2 3 4 4 वर्ड का क्वेश्चन। आंसर 250 वर्ड में लिखना है। कैग इज पार्लियामेंट। आप लोग में से जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2 पॉलिटी होता है, तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 2 है वो एग्जैक्ट पॉलिटी है। फाइनेंस इज गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 का क्वेश्चन। कैग इज पॉलिटी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये मैं किसी टेस्ट सीरीज से नहीं दे रहा हूँ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 कैग इज पार्लियामेंट। अब कैग पॉलिटी में भी है, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 के क्वेश्चन होता है वो कभी भी जीएस में घुमा फिरा के पूछे जा सकते। प्रूव करो कि कैग ही पार्लियामेंट, क्योंकि कैग पार्लियामेंट का पार्ट है। कैग ही एक तरीके से बताता है पार्लियामेंट को कि कहां गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा किया, कहां गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया, कहां गवर्नमेंट को खर्चा कंट्रोल करना चाहिए था। समझ पा रहे हो क्लास? तो कैग के थ्रू पार्लियामेंट अपना फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, वो कैग के थ्रू पूरा कर पाती। समझ में आ रहा है ना क्लास? अभी ये सब पढ़ाएंगे, रोल ऑफ पब्लिक कमेटी, जब पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ाएंगे उसमें रोल ऑफ कैग पढ़ाएंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में रोल ऑफ कैग, कैग खुद बैठता है। और ये आप लोगों में से जिनका पबैड है उसने पढ़ रखा होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के आगे अच्छे से अच्छा ब्यूरोक्रेट आने से डरता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के आगे पीएसी, क्योंकि पीएसी के साथ बैठता कौन है? कैग। और जब आपसे कैग क्वेश्चन कर रहा है कि खर्चा कम कर सकते थे, आप उस बंदे को क्या पढ़ाओगे जो फाइनेंस में पीएचडी कर रखा है, जो फाइनेंस में मास्टर है, उस बच्चे को, उस बंदे को क्या पढ़ाओगे? सर वो खर्चा हम ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते, कहां कैसे ज्यादा हो गए? कॉमनवेल्थ घोटाला था तो कैग ने यही क्वेश्चन किया ना कि वही ट्रेड मिलें सारे फीचर्स वाली 50,000 की भी मिल रही थी, आपको 1 लाख के ऊपर ट्रेडमिल खरीदने की क्या जरूरत थी? सारे ट्रेडमिल्स जो कॉमनवेल्थ में लगी गई थी प्लेयर्स के लिए, तो 50,000 में भी सारी वही ट्रेडमिल्स मिल रही थी सारे फीचर्स वाली, आपने 1 लाख रुपए क्यों खर्च कर दिया? यस सर, ये तो फिर ओके, अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ओके लिखिएगा पॉइंट नंबर 3, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 292, पार्लियामेंट under article 292 can regulate the borrowing power of executive, can regulate the borrowing power of executive on the security of consolidated fund of India. Parliament under article 292 can regulate the borrowing power of executive on the security of consolidated fund of India, on the security of consolidated fund of India. मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं बाहर से लोन लेती है तो आर्टिकल 292 के तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी मिलती है कि अगर बाई चांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन रिपे करने में असफल रहती है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसे होंगे वो उनको दे दिए जाएंगे। समझ में आया क्लास? ओके ये सब चीज डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस है क्या। नेक्स्ट पॉइंट, कट मोशंस अवेलेबल टू लोकसभा मेंबर्स, कट मोशंस available to Lok Sabha members during the passage of demands for grants during the passage of demands for grants can lead to compelling the government, can lead to compelling the government, can lead to compelling the government to take up or drop any policy, can lead to compelling the government to take up or drop any policy, to take up or drop any policy
फुल स्टॉप। हाउएवर कट मोशंस हैव नेवर बीन पास सो फार, इसी में हाउएवर कट मोशन हैव नेवर बीन पास सो फार। कट मोशन हैव नेवर बीन पास सो फार। कट मोशन मतलब, कट मोशन से थ्रू विपक्ष क्या कहेगा, बजट को 1 रुपया कम कर दीजिए, 1 रुपया कम कर दीजिए, बजट को 100 रुपया कम कर दीजिए, बजट को 1 रुपया कर दीजिए, 1 रुपया। कट मोशन ये भी पढ़ाएंगे, अभी आएंगे, अभी ये मत सोचिएगा सर ने पढ़ा दिया, कट मोशन में पढ़ाऊंगा अभी बजट। कट मोशंस आर टोकन पर। कट मोशन 3 तरह के होते हैं, टोकन कट, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, 3 तरह के कट होते हैं। कट मोशन अपोजिशन के पास ये एक टूल है, ये वेपन है टू शो दैट वी आर नॉट एग्री विद योर पॉलिसीज, वी आर नॉट एग्री विद योर पॉलिसीज। अगर कट मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। तो आज तक कभी कट मोशन पास नहीं हुआ। ओके, कट मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं है बने रहने का, गवर्नमेंट रिजाइन करेगी। हाँ, वो है ही, वो बना ही ऐसा है कि बजट को 1 रुपया कम कर दीजिए। मतलब सपोज 17 लाख करोड़ का बजट है तो उसे 16 लाख 99,999 कर दीजिए, 1 रुपया कम। तो मतलब कहने का उसका मतलब समझिए, उसका मतलब ये है आई एम नॉट एग्री विद योर पॉलिसीज। और अगर ये पास हो गया, अब तक कभी, वैसे में लिखा है अब तक कभी कट मोशन पास नहीं हुआ, अगर ये पास होगा गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। 3 तरह अभी लिखवाऊंगा, चिंता ना करो, ये मत सोचना कि सर छोड़ रहे हैं, पर ये मैं तुम्हें ओवरऑल बता रहा हूं पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस होते क्या है। तो 3 तरह के कट मोशन होते हैं, पॉलिसी कट, टोकन कट, इकोनॉमी कट। ओके, ये सब चीज लिखवाऊंगा आगे। लिखे क्लास, नेक्स्ट लाइन। बजट अंडर आर्टिकल 112, budget under article 112 is a socio-economic statement. Budget under article 112 is a socio-economic statement. Full stop, full stop, continue करेंगे। Parliament can alter priorities. Parliament can alter priorities. Alter, ALTER, change कर सकती है। Parliament can alter priorities as it has to be approved by it, as it has to be approved by it, approved by it. Next, तो आस्था ध्यानी से क्वेश्चन है, सिंस यू आर मतलब मेंस लिख चुके हैं, उत्तराखंड पीसीएस मेंस, तो क्वेश्चन आपसे है। आउटकम बजट भारत में सबसे पहली बार कब लाया गया था? एनीबॉडी इन द क्लास? दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस में प्रीलिम्स क्वेश्चन बन चुका है और भी पीसीएस बन चुका है। वर्ल्ड में सबसे पहला देश जिसने जेंडर बजटिंग अलाउ किया था अपने। योर ऑप्शंस आर ए न्यूजीलैंड, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंडिया। न्यूजीलैंड। व्हाई नॉट कनाडा यार, व्हाई नॉट इंडिया? हो भी सकता है, वेरी गुड। इंडिया, इट इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया। और ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया और ये मैं पढ़ाऊंगा यहाँ, तो थोड़ा शायद मौका मिलेगा पढ़ा दूंगा। वैसे ये इकोनॉमी का एरिया है। ओके, आउटकम बजट। आउटकम बजट भारत में 2004-2005 में लाया गया था। आउटकम बजट लिख लीजिएगा। आउटकम बजट which was introduced in 2004-2005 onwards, which was introduced in 2004-2005 onwards, in which for a given outlay
2004-2005 onwards, in which for a given outlay the expected impact for a given outlay the expected impact in socio-economic terms is qualified. The expected impact in socio-economic terms is qualified. In socio-economic terms is qualified. Full stop. अभी समझाता हूं. Parliament can hold the government answerable. Parliament can hold the government answerable for the achievement of outcomes. Parliament can hold the government answerable for the achievement of outcomes. मतलब गवर्नमेंट ने सपोज 1000 करोड़ एजुकेशन पे या सेकेंडरी एजुकेशन पे लिए बजट से, तो आउटकम बजट क्या है कि 1000 करोड़ अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन पे लिए बजट से, तो लिटरेसी रेट कितना बढ़ा. आउटकम तो यही होगा ना कि अगर आपने प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन पे पैसे लिए हैं तो भारत में कितने लिटरेसी रेट बढ़ा. ओके, हमारे और आपके पेरेंट्स अभी आउटकम वो चीज नहीं कैलकुलेट करते. ये उनकी दरिया दिली है कि वो आउटकम नहीं कैलकुलेट करते हैं. नहीं तो वो अगर कैलकुलेट करने लगे हैं तो हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे. ओके, भारत में भी आउटकम बजट 2004-2005 में इंट्रोड्यूस हुआ. 2004-2005 में इंट्रोड्यूस किया. आउटकम समझ गए ना कि मतलब कितना पैसा आपको दिया जा रहा है, उसका आउटकम क्या हो रहा है. ऐसे ही नहीं मतलब पैसा मिल गया ये नहीं कि आप बस कुछ भी कर लोगे. आउटकम क्या हो रहा है. मतलब सपोज आपसे पेरेंट पूछें कि बेटा है, हाँ 2 साल से फीस भरने की नहीं है, 2 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, सारे बुक्स भी खरीद ली, सब वो कर लिया, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ, आउटकम क्यों नहीं आ रहा है आने जाने का. वही तो मैं कह रहा हूँ, जो लोग ग्रेजुएशन, जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है आउटकम. मतलब अगर आप, मेरे पास कल एक जम्मू कश्मीर से फोन आया, एक पेरेंट्स का फोन आया, सर मेरा बच्चा 8th क्लास में है, उसे आईएएस के लिए गाइड कर दीजिए. मैंने कहा जो लोग आपसे कह रहे हैं कि क्लास 8 से आईएएस की तैयारी होती है, उनकी नजर आपके पैसे पे है, बच्चों के गाइडेंस से कोई मतलब नहीं है. ओके, हमें क्लास 8 से क्या होता है, 12th के बाद 3 साल बहुत होते हैं यार आईएएस की तैयारी के लिए. 3 साल ग्रेजुएशन करिए, 3 साल आईएएस की तैयारी करिए, और तीसरे साल आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस तो लिख ही लेंगे. ओके, इसीलिए फर्स्ट ईयर वालों, ओके, अगले साल आप लोग सीनियर हो जाओगे, साक्षी, स्नेहा और जो जितने फर्स्ट ईयर वाले, ओके, और तब आप लोगों से जो अगले फर्स्ट ईयर वाले आएंगे ना, उनके सामने आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे. ओके, तो आउटकम समझ रहे. आउटकम मतलब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना कि इतना पैसा जो तुम्हें दिया है उसका प्रोसेस, उसका आउटकम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ. गवर्नमेंट हैज टू आंसर इन द पार्लियामेंट. समझ में क्लास आउटकम बजट क्या होता है. ओके, लिख ले. और किस साल लागू हुआ, 2004-2005. एक्स्ट्रा चीज क्या बता दी, जेंडर बजटिंग ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ था, ये भी भारत में 2005-2006 में लागू हुए थे. ये यूपीए सरकार लेकर के आई थी. आउटकम बजट और जेंडर बजटिंग ये सब यूपीए सरकार लेकर आई थी. ओके, लिखिए, पार्लियामेंट कैन होल्ड गवर्नमेंट आंसरेबल फॉर द अचीवमेंट ऑफ आउटकम्स. ये डिक्टेट कर चुका था ना. नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली जेंडर बजटिंग, similarly gender budgeting was introduced, gender budgeting was introduced in India in the year 2005-2006. ये सब ध्यान रखना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है. ये तो उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका था. उसने पूछा था किस देश ने सबसे पहले जेंडर बजटिंग लाके आया था, ऑस्ट्रेलिया. ओके, in the year 2005-2006, whereby ministries in the union government allocate
the money on the basis of gender. Can allocate the money on the basis of gender. And parliament can seek explanation from the government. And parliament can seek explanation from the government. Explanation from the government as to how far it has progressed, in adopting gender perspective, in public policy. Gender perspective in public policy. जेंडर पर्सपेक्टिव इन पब्लिक पॉलिसी. जेंडर बजटिंग समझते हैं? देखो अभी मैं लिखूं, ये सब चीज क्लास में इकोनॉमी में डिटेल से पढ़ाऊंगा. ओके. जेंडर बजटिंग का मतलब है, क्लास कि पैसा खर्च करना बस जेंडर वाइज. मतलब अगर सपोज एजुकेशन में पैसा खर्च हो रहा है तो फीमेल एजुकेशन में कितना खर्च हो रहा है, और फीमेल एजुकेशन में जो पैसा खर्च हो रहा है उससे फीमेल लिटरेसी कितना बढ़ रही है. दिस इज जेंडर बजटिंग. हाँ. देखो जेंडर दैट इज अनदर थिंग, वो जेंडर इकोनॉमी है. ओके. बट जेंडर बजटिंग इज डिफरेंट थिंग. जेंडर बजटिंग मतलब कि जेंडर वाइज. ओके. अब आपने एक चीज बता दी तो क्वेश्चन बन जाता है. आस्था, तन्मय एंड प्रिया जी और कौन कौन पुराने हैं? नोटियाल जी. ओके. उधर पीछे अवंतिका. एंड दीपिका ऑल्सो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेम? और चलो मैं समझ गया था आप जन से करेगा. चलो वेरी गुड. दिस शोज दैट यू आर वेरी करंट अवेयर. ओके. I will expand GEM, gender empowerment measure. जेंडर एम्पावरमेंट मैंने कहाँ पढ़ाया है? जेंडर एम्पावरमेंट मेजर पुराने स्टूडेंट को पढ़ाया, नए स्टूडेंट को तो